नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश रंजन आप सभी का ओरिजिन ऑफ सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी को बायोलॉजी के कोशिका अर्थात सेल टॉपिक को पढ़ाने जा रहा हूं। तो दोस्तों, बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कोशिका को हम लोग इस प्रकार समझते हैं कि जिस प्रकार एक घर का निर्माण ईंटों से मिलकर होता है, ठीक उसी प्रकार जीवों के शरीर का निर्माण कोशिका से मिलकर होता है। इसको हम लोग इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि जीवों के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहा जाता है। कोशिका का सर्वप्रथम खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। इन्होंने ओक नामक वृक्ष से प्राप्त कॉर्क को काटकर निर्जीव कोशिका का अध्ययन किया था। लेकिन 1674 ईस्वी में लुवेन हॉक नामक वैज्ञानिक ने जीवाणु का खोज कर जीवित कोशिका का खोज किया। अगर प्रश्न आती है कि कोशिका का सर्वप्रथम खोज किसने किया, तो रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। लेकिन अगर क्वेश्चन ये आती है कि जीवित कोशिका का खोज किसने किया, तो 1674 ईस्वी में लुवेन हॉक ने किया था। लुवेन हॉक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी या फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। दोस्तों, कोशिका से जुड़ी एक अन्य बात भी ध्यान रखें कि 1838-39 ईस्वी में स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था। लेकिन कोशिका सिद्धांत वायरस पे लागू नहीं होती है, क्योंकि वायरस जब शरीर से बाहर रहती है तो वो निर्जीव रहती है, और जब शरीर के अंदर आती है तो सजीव हो जाती है। इसीलिए वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच का कड़ी कहा जाता है। तो दोस्तों, कोशिका के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखें तो कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। अगर सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो वो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। लेकिन अगर सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो माइकोप्लाज्मा होती है। माइकोप्लाज्मा एक प्रकार की बैक्टीरिया है। लेकिन अगर मानव शरीर में कोशिका की बात करें तो मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका ओवम होती है, सबसे छोटी कोशिका स्पर्म होती है और सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन होती है। मानव शरीर में सबसे अधिक या जल्दी से विभाजित होकर नई कोशिका बनाने वाले अगर अंग की बात करें तो वो यकृत या लीवर होती है। यकृत के बारे में कहा जाता है कि अगर यकृत का 80% भाग तक काट के हटा दी जाए तो वह पुनः निर्माण करके फिर से एक पूर्ण अंग बना लेती है। और मानव शरीर में न्यूरॉन की कोशिका विभाजित नहीं होती है, अर्थात नई कोशिका नहीं बनती है। तो दोस्तों, अब हम लोग कोशिका की संरचना के बारे में जानते हैं। कोशिका की मुख्यतः 3 भाग होती है: कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। लेकिन पादप में कोशिका झिल्ली के अलावा कोशिका भित्ति भी पाई जाती है। तो पहले हम लोग कोशिका भित्ति से जुड़े इंपोर्टेंट फैक्ट जानते हैं। कोशिका भित्ति सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है, जो कि सेल्यूलोज का बना होता है। इसका कार्य पादप को निश्चित आकार देना होता है। इसके बाद हम लोग कोशिका झिल्ली के बारे में जानते हैं। कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है। इसे चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहा जाता है। ये जंतु एवं पादप दोनों कोशिका में पाई जाती है। यह अर्धपारगम्य होता है। कोशिका झिल्ली प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड का बना रहता है। 2 परत प्रोटीन की होती है तथा बीच में 1 परत फॉस्फोलिपिड की होती है। और इसे चयनात्मक पारगम्य झिल्ली इसलिए कहा जाता है क्योंकि कोशिका झिल्ली अनावश्यक पदार्थों को कोशिका के अंदर नहीं आने देती है। अर्थात कोशिका के अंदर
जिस पदार्थ का कार्य होता है उसी पदार्थ को आने देती है। उसके बाद अब हम लोग कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म के बारे में जानते हैं। कोशिका द्रव्य एक तरल पदार्थ होती है जिसमें 90% जल और 10% में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एक्सेट्रा पाया जाता है। इसके अंदर कोशिकांग सेल ऑर्गेनेल्स पाया जाता है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम एक्सेट्रा। तो दोस्तों, पहले हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया पादप एवं जंतु दोनों कोशिका में पाया जाता है। इसका खोज सर्वप्रथम 1880 ईस्वी में कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने किया था, लेकिन इसका नाम 1880-90 के दशक में अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने बायोब्लास्ट रखा और 1898 ईस्वी में बेंडा नामक वैज्ञानिक ने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया रखा। तो खोज और नाम से संबंधित ये तीनों बातें हम लोग ध्यान रखें कि माइटोकॉन्ड्रिया का खोज सर्वप्रथम 1880 ईस्वी में कोलिकर ने किया था, 1890 ईस्वी में अल्टमैन ने इसका नाम बायोब्लास्ट रखा और 1898 ईस्वी में सी बेंडा ने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया रखा। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन की बनी होती है। इसकी बाहरी भाग आउटर मेम्ब्रेन कहलाती है और आंतरिक भाग इनर मेम्ब्रेन कहलाती है। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक भाग में एक उंगली जैसी रचना होती है जिसे क्रिस्टी कहा जाता है। तो ये बातें हम लोग ध्यान रखें कि माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक भाग में एक उंगली जैसी रचना होती है जिसे क्रिस्टी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में वायवीय श्वसन की क्रिया अर्थात क्रेब्स चक्र पूरा होता है। इसी कारण इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल के दौरान 36 एटीपी का निर्माण होता है और इसी के कारण ये 36 एटीपी के निर्माण के कारण ही इसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। चलिए अब हम लोग दूसरा ऑर्गेनल सेंट्रोसोम के बारे में जानते हैं। ये सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है। इसका खोज बोवेडी नामक वैज्ञानिक ने किया था तथा इसका कार्य जंतु कोशिका के विभाजन में है। सेंट्रोसोम जंतु कोशिका के विभाजन में मदद करता है तथा इसे प्रचलन अंगक भी कहा जाता है। तो सेंट्रोसोम से जुड़ी ये बातें हम लोग ध्यान रखें कि सेंट्रोसोम जंतु कोशिका विभाजन में मदद करता है और इसे प्रचलन अंगक भी कहा जाता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट ऑर्गेनेल्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में जानते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कोशिका की कंकाल कहा जाता है क्योंकि ये सेल के अंदर सेल को सहारा प्रदान करता है। ये लाइपोप्रोटीन का बना होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दो भागों में बांटा गया है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में जानते हैं कि ये लिपिड के स्राव में मदद करता है तथा वसा एवं कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में जानते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहरी सतह पर राइबोसोम रहता है। राइबोसोम जो कि प्रोटीन बनाने में मदद करता है। चलिए राइबोसोम के बारे में जानते हैं। राइबोसोम की खोज 1955 में पैलेट नामक वैज्ञानिक ने किया था। राइबोसोम का कार्य जैसे कि पहले बता चुका हूं कि प्रोटीन बनाने में होती है, इसीलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम खुद प्रोटीन एवं आरएनए का बना होता है। दोस्तों, थोड़ी सी हम लोग प्रोटीन के बारे में जानते हैं कि प्रोटीन 20 प्रकार की एमिनो एसिड से मिलकर बनी होती है। हमारे शरीर में 10 प्रकार की एमिनो एसिड पहले से उपलब्ध रहता है और अन्य 10 प्रकार की एमिनो एसिड हम लोगों को खाने से प्राप्त होती है। प्रोटीन शरीर की वृद्धि में मदद करता है
प्रोटीन को ऊर्जा का अंतिम स्रोत कहा जाता है तथा प्रोटीन बुढ़ापे में शरीर का नियंत्रण करता है। तो दोस्तों, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं और कोशिका से जुड़ी अन्य तथ्य के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।